जनवरी 1966 भारत के इतिहास का वो समय जब देश आज़ादी के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करता था। सीमाओं पर तनाव था, भीतर राजनीति उबाल थी और दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इस दौर में भारत का नेतृत्व कर रहे थे लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनका कद उनके शरीर से बड़ा था और जिनका साहस उनके पद से कहीं आगे था। शास्त्री जी कोई वंशवादी नेता नहीं थे, ना ही किसी राजनीतिक परिवार से आए थे। वो ज़मीन से उठे नेता थे जिन्होंने जेल देखी थी, भूख देखी थी और देश की तकलीफ़ को बहुत नज़दीक से देखा था। 27 मई 1964 को जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो पूरा देश शोक में डूब गया। सवाल यह नहीं था कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, सवाल यह था कि क्या कोई नेहरू के बाद उस खालीपन को भर पाएगा। उसी समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। बहुत लोगों को लगा यह एक कमज़ोर प्रधानमंत्री होंगे, संक्रमण काल का चेहरा होंगे, लेकिन यह अंदाज़ा बहुत जल्दी गलत साबित होने वाला था। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो भारत कई मोर्चों पर कमज़ोर था। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, खाने का भारी संकट था, अमेरिका से गेहूं आयात पर निर्भरता थी, सेना को आधुनिक हथियारों की कमी थी और सबसे बड़ा खतरा पड़ोसी देश पाकिस्तान। 1962 की हार के बाद दुनिया में भारत की छवि कमज़ोर देश की बन चुकी थी। पाकिस्तान को यही लगा था कि अब भारत पर दबाव बनाया जा सकता है। 1965 की शुरुआत में पाकिस्तान के भीतर यह सोच पनपने लगी थी, भारत अब जवाब देने की हालत में नहीं है। इसी समय पाकिस्तान के नेता जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बयान आता है, हम टैंकों पर बैठकर चलेंगे और दिल्ली में ठहरेंगे। यह बयान सिर्फ एक घमंड नहीं था, यह एक इरादे की घोषणा थी। अप्रैल 1965 में पाकिस्तानी सेना गुजरात के रण ऑफ कच्छ में घुसपैठ कर जाती है। इसके साथ ही कश्मीर में हजारों घुसपैठियों को भेजा जाता है। मकसद साफ था, कश्मीर को अस्थिर करना और भारत को अंदर से तोड़ना। दिल्ली में प्रधानमंत्री शास्त्री को सेना के अफसर ब्रीफिंग दे रहे थे, मैप खोले गए, पॉइंट्स दिखाए गए, खतरे गिनाए गए। सबको लग रहा था कि प्रधानमंत्री अब रक्षात्मक रूप अपनाएंगे। लेकिन शास्त्री जी ने जो जवाब दिया वो आज भी भारतीय सैन्य इतिहास में दर्ज है। उन्होंने कहा, अगर वो कश्मीर में घुस रहे हैं तो आप पूरे पाकिस्तान में घुस जाइए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सेना के अफसरों को यकीन नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री इतनी साफ और निर्भीक बातें कह रहे हैं। फिर शास्त्री जी ने आगे पूछा, इसके अलावा मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे और क्या करना चाहिए। यह एक सवाल एक नेता का नहीं था, यह एक सिपाही का था। प्रधानमंत्री ने सेना को पूरी छूट दे दी। पहली बार भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की। लाहौर, सियालकोट, कारगिल, हाजीपीर के पास हर मोर्चे पर भारतीय सेना ने दबाव बना दिया। कुछ ही दिनों में भारत ने पाकिस्तान के लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। यह वो पाकिस्तान था जो दिल्ली तक आने की बात कह रहा था। युद्ध बढ़ता देख अमेरिका परेशान हो गया। उस समय भारत अमेरिका से गेहूं आयात करता था। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से सीधा संदेश आया, अगर भारत युद्ध से पीछे नहीं हटा तो हम गेहूं की सप्लाई को रोक देंगे। यह भारत के लिए भूख की धमकी थी। शास्त्री जी ने अमेरिका के दबाव को ठुकरा दिया। फिर रेडियो स्टेशन पर संबोधित करके देश को कहा, उन्होंने कहा, देश के सामने दो संकट है, एक युद्ध और दूसरा भोजन का संकट। युद्ध से सेना निपट रही है, भोजन संकट से हम सब मिलकर निपटेंगे। उन्होंने देशवासियों से अपील की, अगर हर भारतीय हफ्ते में एक दिन का उपवास रखे तो हम भोजन बचा सकते हैं। यह कोई आदेश नहीं था, यह एक विश्वास था। पूरा देश खड़ा हुआ था प्रधानमंत्री जी के साथ। देश ने प्रधानमंत्री की बात मानी। लोगों ने हफ्ते में एक दिन खाना छोड़ दिया। घरों में, दफ्तरों में यह उपवास एक आंदोलन बन गया था। यह सिर्फ भूख नहीं थी, यह आत्मसम्मान था। भारत पाक युद्ध दुनिया के लिए खतरा बन गया था। तभी सोवियत यूनियन आगे आया। उसने भारत और पाकिस्तान को शांति वार्ता के लिए ताशकंद बुलाया। आज का उज़्बेकिस्तान तब सोवियत यूनियन का हिस्सा था। प्रधानमंत्री शास्त्री 3 जनवरी 1966 को अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ ताशकंद पहुँचे। कहानी यहीं से मुड़ती है, यहीं से वो घटनाएं शुरू होती है जो आज भी सवाल खड़ी कर रही है। ताशकंद में शांति की बातें होनी थी, लेकिन दबाव, राजनीति और छिपे इरादों के साथ भी आए थे। 3 जनवरी 1966 की सुबह जब भारत का विशेष विमान ताशकंद एयरपोर्ट पर उतरता है तो बाहर बर्फ़ जमी हुई थी, हवा में सर्दी थी और एक अजीब सी चुप्पी भी थी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री विमान से उतरते हैं। उनके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती है, लेकिन आंखों में वही पुराना आत्मविश्वास। उनके साथ भारत के वरिष्ठ मंत्री, डिप्लोमेट्स और सैन्य सलाहकार मौजूद थे। सब जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। यह कोई सामान्य शांति वार्ता नहीं थी, यह एक ऐसा मंच था
जहां हर शब्द के पीछे दुनिया की दो महाशक्तियों की परछाई थी। सोवियत यूनियन ने भारत और पाकिस्तान को शांति वार्ता के लिए ताशकंद बुलाया था। दुनिया के सामने सोवियत नेतृत्व यह दिखाना चाहता था कि वह एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति है जो युद्ध को रोक सकती है, लेकिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल और शुरू से महसूस होने लगा था कि यह तटस्थता सिर्फ दिखावे की है। बैठकों के पहले ही यह साफ हो गया था कि सोवियत पक्ष चाहता है दोनों देश युद्ध से पहली वाली स्थिति में लौट जाए, यानी भारत ने जो इलाका जीता वो भी छोड़ दे। शास्त्री जी ने शुरू से ही एक बात साफ कर दी थी, भारत ने युद्ध शुरू नहीं किया, हम पर हमला हुआ था, हम पीछे हटने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह बात सोवियत नेतृत्व को पसंद नहीं आई। बैठकों में अप्रत्यक्ष दबाव बनने लगा, कभी आर्थिक सहयोग की बात, कभी भविष्य की कूटनीति, कभी अंतर्राष्ट्रीय छवि। हर तरफ से एक ही संदेश, समझौता कर लीजिए। ताशकंद में भारतीय अधिकारियों के बीच धीरे धीरे बेचैनी बढ़ने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि सोवियत मध्यस्थ पाकिस्तान के प्रति कुछ ज़्यादा ही नरम है। पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल कभी कभी ऐसे बातें कह देता जैसे उसे पहले से भरोसा हो कि भारत को झुकना ही पड़ेगा। यह आत्मविश्वास कहीं न कहीं किसी और ताकत से आ रही थी। भारतीय सेना ने हाजी पीर पास को बहुत भारी कीमत चुकाकर अपने कब्जे में लिया था। 1000 से ज़्यादा भारतीय सैनिक उस पहाड़ी दर्रे के लिए शहीद हुए थे। शास्त्री जी के लिए यह सिर्फ एक सैन्य चौकी नहीं थी, यह बलिदान का प्रतीक था। जब समझौते में हाजी पीर पास छोड़ने की बात आई तो शास्त्री जी अड़ गए। उन्होंने साफ कहा, बाकी इलाकों पर बात हो सकती है लेकिन हाजी पीर पर नहीं। यही वो बिंदु था जहां दबाव सबसे ज़्यादा बढ़ने लगा। 4 जनवरी से 10 जनवरी 1966 तक लगातार बैठकों का दौर चला। कभी दिन में कभी देर रात तक। शास्त्री जी शारीरिक रूप से थकने लगे थे। उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी वह बैठक में पूरी तैयारी के साथ जाते थे। भारतीय अधिकारियों को कई बार लगा कि प्रधानमंत्री पर मानसिक दबाव डाला जा रहा है। 10 जनवरी 1966 शाम 4 बजे कई संशोधनों और कई बहसों और कई समझौतों के बाद आखिर दस्तावेज तैयार हुआ। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने युद्ध से पहले वाली स्थिति पर लौटने पर सहमति जताई। शास्त्री जी ने दस्तखत किए। यह उनके लिए एक कठिन फैसला था, लेकिन उनका मानना था कि अगर इससे लाखों जिंदगियां बच सकती है तो यह कीमत चुकाई जा सकती है। दस्तखत के बाद तालियां बजी, कैमरे चमके। दुनिया ने इसे शांति की जीत कहा, लेकिन जो लोग शास्त्री जी को करीबी से जानते थे उन्होंने महसूस किया वो खुश नहीं थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, मानो वो कुछ और ही सोच रहे हों। समझौते की खुशी में भारतीय राजदूत टी.एन. कॉल ने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। इस पार्टी में भारतीय, पाकिस्तानी और सोवियत अधिकारी मौजूद थे। औपचारिक मुस्कानें और औपचारिक बातें। शास्त्री जी बहुत देर तक नहीं रुके। करीब 10 बजे वो अपने ठहरने की जगह लौट आए। ताशकंद में शास्त्री जी को एक होटल में ठहराया जाना था, लेकिन अंतिम समय में व्यवस्था बदल दी गई। उन्हें एक सरकारी निवास दांचा में ठहराया गया। यह बदलाव आज भी कई सवाल खड़े करता है। दांचा एक शांत जगह थी। कमरे, एक लाइब्रेरी, रसोई, रिसेप्शन एरिया और ऊपर कुछ और कमरे। रात करीब 10 बजे शास्त्री जी दांचा पहुँचे। उनके निजी सेवक रामनाथ ने पूछा, क्या खाना लगाऊं? शास्त्री जी ने कहा, पार्टी में खा लिया है, बस हल्का सा कुछ ले आओ। रसोई में उस दिन खाना टी.एन. कॉल के कुक मोहम्मद जान ने बनाया। पिछले कई दिनों से खाना सोवियत कुक बना रहे थे, लेकिन उस रात व्यवस्था अलग थी। खाना बनने के दौरान शास्त्री जी ने भारत फ़ोन किया। परिवार से बात हुई। उधर से कहा गया, हाजी पीर पास छोड़ना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। शास्त्री जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं देश के लिए एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। लोग मुझे माफ़ कर देंगे। यह वाक्य आज भी रहस्य बना हुआ है। फ़ोन रखने के बाद शास्त्री जी कुछ बेचैन दिखे। कमरे में टहलते रहे। रामनाथ ने उन्हें दूध और इसब घोल दिया, जैसा रोज की दिनचर्या में थी। इसके बाद शास्त्री जी कुछ देर तक खिड़की के पास खड़े रहे। बाहर ताशकंद की ठंडी रात पूरी तरह खामोश थी। इसी दौरान एक वीडियोग्राफर दांचा पहुंचा। उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन बाहर से उसने शास्त्री जी को टहलते हुए फिल्मा लिया। आज जो सोशल मीडिया पर फुटेज मौजूद है वो वही आखिरी रिकॉर्ड है जिसमें शास्त्री जी जिंदा दिखाई देते हैं। करीब 12:30 में शास्त्री जी ने कहा, लाइट बंद कर दो, अब सोते हैं। रामनाथ और प्राइवेट सेक्रेटरी कमरे से बाहर आ गए। दांचा एक बार फिर से खामोश हो गया। कोई नहीं जानता था कि अगले आधे घंटे में इतिहास बदलने वाला है। कुछ ही देर बाद एक आवाज़, एक कराह और फिर वो दृश्य जिसने भारत को 58 साल का सवाल दे दिया।
दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शास्त्री जी की आखिरी रात, थर्मस की ओर इशारा, डॉक्टर की दौड़ और वो पल जब देश का प्रधानमंत्री हमेशा के लिए चुप हो गया और कैसे एक एक करके गवाहों की रहस्यमयी मौत होती चली गई। यह सब आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।